जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एमपीपीएससी के जो पीवाई को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले दो लेक्चर में 25-25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारा ये तीसरा लेक्चर रहेगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस हमारा है, ये है 51वां, कि आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है। तो आमिर खुसरो के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। ये दिल्ली सल्तनत के समय, ठीक है, एक विद्वान थे। ठीक है। आमिर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद भी या भारत का तोता भी कहा जाता है। ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन था। ठीक है। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया थे। इन्हें क्या दिल्ली का दूल्हा भी कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली का दूल्हा भी कहा जाता है। दिल्ली का दूल्हा। फिर इसके साथ दोस्तों, आमिर खुसरो को सितार प्लस तबला का भी क्या आविष्कारक माना जाता है। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, आमिर खुसरो ने जो मतलब कविताएं लिखी है, उनमें आपने एक गाना सुना होगा हमारे प्राचीन सिनेमा में, हमारे पुरानी जो मूवी में है, कि छाप तिलक सब छीन ली तो से नैना मिलाई के। तो ये गाना दोस्तों, इसके जो लिरिक्स है, ये भी किसने लिखे हैं? आमिर खुसरो ने। तो आमिर खुसरो एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम मोहम्मद हसन था। अब दूसरा क्वेश्चन 52, मत विलास प्रहसन का लेखन किस वंश के शासन ने किया था? परमार, चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो मत विलास जो प्रहसन दोस्तों, ये बुक है, ये पल्लव शासनकाल में लिखी गई है। ठीक है। इसे संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है। जिसमें जो इसके जो लेखक है महेंद्र वर्मन है। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन है। और महेंद्र वर्मन की एक विशेषता है दोस्तों, कि इनके शासनकाल में, पल्लव शासनकाल में, महेंद्र वर्मन स्थापत्य शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था। ठीक। ये स्थापत्य मतलब मंदिर निर्माण की कला थी, जिसमें पल्लव शासनकाल में हम दोस्तों मामल्य शैली, महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली। ठीक है। तो इस प्रकार की ये सभी शैलियाँ दोस्तों कहाँ थी? पल्लव शासनकाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53वां क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किसमें अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना करी थी? बागपति मुनि, दुर्लभराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज। ठीक है। विग्रहराज बीसल देव के हम नाम से जिनको जानते हैं। तो इन्होंने अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा किया गया। तो ये जहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसी पे पहले क्या हुआ करता था? सरस्वती मंदिर है, ऐसा कहना है। ठीक है। तो दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पे स्थित है वर्तमान में अजमेर में, वो ही पुराने समय में क्या एक सरस्वती मंदिर या सरस्वती एक शिक्षण संस्थान हुआ करता था, जिसकी स्थापना किसने करी है? विग्रहराज ने करी है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, कि सरस्वती मंदिर अजमेर में किसने बनाया? विग्रहराज ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवान इंसा नामक जो मंत्री होता था, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है दोस्तों। जिसमें इसका कार्य क्या होता था? जिसका ऑप्शन में सेना की देखभाल करना, शाही पत्राचार को देखना, राज्य की राजस्व व्यवस्था को देखना और धर्म संधि मामलों को देखना। तो दीवाने जो इंसा विभाग है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शाही पत्राचार करना। मतलब एक राजा द्वारा दूसरे राज्य में जो पत्र भेजे जाते थे, तो उनका ये पूरा मैटर कौन देखता था? ये दीवाने इंसा देखता था। फिर एक दोस्तों दीवाने अर्ज विभाग होता था। ठीक है। ये सैन्य विभाग होता था। ये दिल्ली सल्तनत। दीवाने बिजारत होता था। ठीक। ये कौन सा? विदेश विभाग होता था। ठीक है। ये तो किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
किस युद्ध में मलिक अंबर ने मुगलों और बीजापुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था? खड़की, भाटवाड़ी, अहमदनगर और पन्नाला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाटवाड़ी के युद्ध में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाटवाड़ी। और जो मलिक अंबर के बारे में दोस्तों पूछा जाता है तो ये अहमदनगर के शासक थे। ठीक है, वो चंगेज खां के या इनके शासनकाल में थे। ठीक, और या हम कह सकते हैं चंगेज खां के गुलाम थे एक प्रकार से। इन्होंने अहमदनगर जो दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र में आता है, ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने शासन किया था मलिक अंबर। काफ़ी महत्वपूर्ण जो शासक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा मुगलों के विरुद्ध प्रथम शक्ति प्रदर्शन कब किया गया था? मतलब शिवाजी ने पहली बार जो मुगलों को चुनौती को कहाँ दी गई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जुन्नर और अहमदनगर में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों इसी में शिवाजी से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी पीएससी ने पूछे हैं। तो शिवाजी, ठीक है, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। ठीक, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? रायगढ़ के किले में किया था। ठीक, रायगढ़ के किले में कराया था। और शिवाजी के बारे में जाना जाता कि इन्होंने 2 उपाधि धारण करी थी। ठीक है, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ये भी पूछा गया है। मतलब गाय और ब्राह्मण की जो रक्षा करने वाले जो होते हैं दोस्तों, वो उसे गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहा जाता है। और जो दूसरी जो उपाधि दोस्तों, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट। तो ये दोस्तों यहाँ से पीएससी ने पूछे गए क्वेश्चन है, उनको मैंने आपको कवर कराने का प्रयास किया है। तो मुगलों के विरोध में इनका पहला क्या था? जुन्नर अहमदनगर। पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। 1674 में रायगढ़ के किले में इन्होंने क्या किया था? अपना राज्याभिषेक करवाया था। 2 उपाधि धारण करी थी, गो ब्राह्मण प्रतिपालक और हिंदू हृदय सम्राट। इसके साथ ही एक विशेषता और है दोस्तों, ठीक है, अष्टप्रधान होते थे शिवाजी के शासनकाल में। क्या होते थे? अष्टप्रधान, जो 8 महत्वपूर्ण जो पद या शासन को संचालित करने के लिए वो शिवाजी के शासनकाल में। फिर 57 में क्वेश्चन है, धरातली सजावट पिट्ठडूरों का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में किसमें किया है? तो दोस्तों एतमाद-दौला का मकबरा। ठीक है, यहाँ पे जो पित्रा-द्यूरा जो संगमरमर पर जड़ाऊ काम किया जाता है वो किसमें? एतमाद-दौला या मिर्जा गयास बेग, इनका नाम क्या है? गयास बेग का जो मकबरा है वहाँ पे किया गया है इसने। अब देखते हैं कि एतमाद-दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां द्वारा बनवाया है। ठीक है, नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। अब ये पित्तर-द्यूरा क्या होता है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि संगमरमर की कोई इमारत है तो बीच में से फूल पत्ती बने होते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के, लाल कलर के, हरे कलर के, या तो ये जो फूल पत्ती है जो जड़ाऊ काम होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? पित्रा-द्यूरा। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ पे प्रयोग किया गया है दोस्तों? एतमाद-दौला या मिर्जा गयास के मकबरे में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आगरा में स्थित है। फिर 58वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंचाई हेतु के सुल्तान ने 3 अर्ध से अधिक नहरों का निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये अगर फिरोज शाह तुगलक काल का अगर कोई निर्माण के कार्य में या शहर बसावट के अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने 4 बड़े नगरों की स्थापना करी। हिसार, ठीक, फतेहाबाद, ठीक, फिरोजपुर, ठीक, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, और एक कौन सा है दोस्तों? जौनपुर। ठीक, तो 4 बड़े नगर। ये जौनपुर की नगर अपने जो भाई है जूना खान जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी मतलब स्मृति में या उसके लिए बनवाया था जौनपुर, जूना खान। तो हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर, ये 4 बड़े नगर की स्थापना करी। अस्पतालों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया। तो कुल मिलाकर सार्वजनिक संचार या फिर हम बोले कि प्रजा के लिए सबसे ज़्यादा अगर इनमें काम किया है तो वो किसने करा है? फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 59 बार, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोती मस्जिद स्थित है? ठीक है,
लाल किले, आगरा के किले, फतेह सीकरी और बदायूं में। तो दोस्तों ये मोती मस्जिद है, ठीक है, ये आगरा के किले में स्थित है, ठीक, जिसका निर्माण के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया, ठीक है, मोती मस्जिद का। और जो आगरे का किले का निर्माण किसने कराया दोस्तों? अकबर ने कराया है। और आगरा के किले की एक विशेषता और है दोस्तों कि इसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया है और आगरा का किले का निर्माण अकबर ने किया है। और आगरा का जो लाल किला है वो किला है दोस्तों, ठीक है, उसे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया। और फतेहपुर सीकरी तो अकबर ने बसाई है दोस्तों, आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान करी थी? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, जिसमें जहांगीर ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई किसी व्यक्ति का चित्र बना रहा है और अगर उसने उसका चेहरा किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया है, उसके कान किसी अन्य व्यक्ति ने बनाए, उसकी भौं किसी अन्य व्यक्ति ने बनाई है या नाक किसी अन्य व्यक्ति ने बनाई है, तो मैं चित्र देख के ये कह सकता हूँ कि उक्त व्यक्ति ने उक्त कलाकारी की है, मतलब वो इतनी बारीकियों से अवगत था। और जहांगीर एक बहुत अच्छा चित्रकार भी हुआ करता था और उसके दरबार में अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, ठीक है, इस प्रकार के बड़े बड़े चित्रकार हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। तो मतलब कहा है कि किसी ने आंखें किसने बनाई और भौं किसने बनाई, तो वो दोनों में अंतर कर सकते थे, मतलब इतनी बारीकी उनको आती थी। तो अबुल हसन क्या थे दोस्तों? ठीक है, ये जहांगीर के समय के सर्वोत्तम चित्रकार थे, ठीक, छवि चित्र बनाते थे। और जो मंसूर थे, ये दोस्तों प्राकृतिक चित्र बनाते थे, प्राकृतिक चित्र, पशु पक्षी के चित्र बनाना, पेड़ पौधों के चित्र बनाना, तो ये जहांगीर से संबंधित। तो इसका नादिर उल जमा जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा हमारा अबुल हसन। ये बिशनदास, मनोहर, ये सब किसके शासनकाल में थे दोस्तों? जहांगीर। और जहांगीर का शासनकाल को मुगल जो चित्रकला का सर्वोत्तम काल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्यकाल में भारत का निर्यात का बड़ा भाग किस वस्तु का होता था? दोस्तों मध्यकाल में कपड़ा हम क्या होते थे, विदेशों में सबसे ज़्यादा क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। फिर 62वां क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशियों में किसने सहगमन या सती का वर्णन, जो सती प्रथा थी दोस्तों हमारे प्राचीन समय में, कि मतलब महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद में आत्मदाह करा दिया जाता था, तो वो उसके बारे में सबसे पहले उल्लेख किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, डोमिगोरन पायरिस और फर्मोना नूनिस, ठीक है दोस्तों। तो ये विजयनगर साम्राज्य में आए हुए यात्री थे, जिसमें दोस्तों जो निकोलस कॉन्टी था, इटली का था, ठीक है, ये देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आए थे, ठीक। फिर निकोलस कॉन्टी, डोमिगोरन पायरिस दोस्तों, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए। फिर अब्दुल रजाक है दोस्तों, फारस के थे, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए। तो दोस्तों ये अगर ऑप्शन निकोलस कॉन्टी, ठीक है, तो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में, डोमिगोरन पायरस ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए, ठीक है। तो ये, या फिर अब्दुल रजाक की हम बात करें तो ये सभी जो यात्री है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में आए। विजयनगर साम्राज्य की नींव चार मतलब राजवंश ने रखी, संगम, सुलभ, तुलुभ और अराविंडो। संगम, सुलभ, तुलुभ और अराविंडो, इन चारों मतलब राजवंशों ने विजयनगर पे अपना शासन किया। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सती प्रथा के डोमिगोरन पायरिस और फर्मोना नूनिस, इन दोनों ने ही जानकारी प्रदान करी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी, तिरुवनमेला, चिदम्बरम, श्रीरंगन, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन है? कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के साम्राज्य के सर्वोत्तम क्या रहे, मतलब शासक रहे। जो चार वंश हुए थे दोस्तों, संगम, सुलभ, तुलुभ, तो दो तुलुभ तीसरा वंश था, उसके कौन थे? ये विजयनगर साम्राज्य के दोस्तों ये तुलुभ वंश के थे। इसमें दोस्तों हम तालीकोटा का युद्ध हम सुनते हैं 1526 में,
तो ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही हुआ था। इनकी एक विशेषता और रही कि इन्होंने जो अमुक्त माल्यत जो ग्रंथ की रचना करी। फिर इनके शासनकाल में जो ठीक तेलुगु साहित्य के अष्टी दिग्गज या आठ दिग्गज या आठ कवि भी रहते थे। तो दोस्तों कृष्णदेवराय के बारे में ये जानकारी पूछी जाती है। विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के हैं, अमुक्त माल्यद की रचना करी है, दंपति कल्याणम भी इनकी किताब है। फिर इनके शासनकाल में अष्टी दिग्गज रहते थे। ठीक है, तेनालीराम के बारे में आपने दोस्तों नाम सुना होगा, तो वो कृष्णदेवराय के शासनकाल से ही संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पर नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्न घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो पहले दोस्तों 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। फिर हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ। ठीक, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और धर्मट का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्रम हो जाएगा दोस्तों 1 2 4 3। तो पहले 1526, फिर हल्दी घाटी 1576, फिर धर्मट का युद्ध हुआ था दोस्तों, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मुगल काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबे का सिक्का था, ठीक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शाहरुखी सिक्का है दोस्तों वो क्या होता था? रजत का या चांदी का सिक्का था। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं? मुबारक शाह, आराम शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह। तो दोस्तों ये सभी ये जो तीन ये क्या है? गुलाम वंश के हैं। ठीक है, और जो मुबारक शाह है सैयद वंश का शासक है, सैयद वंश का शासक है। ठीक है, और सैयद वंश का जो संस्थापक कौन रहा? खिलजी खां रहा। और ये सभी गुलाम वंश से है। तो गुलाम वंश के और महत्वपूर्ण शासक कौन कौन है दोस्तों? हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर बलबन का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये दोस्तों क्या है? दिल्ली सल्तनत के आरंभिक गुलाम वंश के शासक, या जिसे मामलुक वंश भी हम क्या कहते हैं गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, उसके शासक रहे। और जो मुबारक शाह है यहाँ पे क्या है? सैयद वंश का जो क्या रहा है? शासक रहा है। इन तारीख मुबारक शाही इनके शासनकाल में लिखी गई है। फिर 67वां क्वेश्चन है निशान दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। मुगल शहजादों के नाम लिखे गए पत्र। तो जो मुगल काल में जो शहजादों के नाम से जो पत्र लिखे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? निशान कहा जाता है। ठीक है, निशान। ठीक, तो दोस्तों निशान को आप सीधे याद रखिए मुगल शहजादा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक चढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? जनरल मतलब होता क्या है? सेनापति। खिलजी खां, मोहम्मद गोरी, मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर होता है मलिक काफूर। अब ये मलिक काफूर कौन? तो दोस्तों आपने अलाउद्दीन खिलजी ने का एक गुलाम था जो हिजड़ा था। ठीक है, इसे उन्होंने क्या करा था? 1000 दीनार में खरीदा था बाजार से। तो इसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। और हम देखते हैं जो दोस्तों मूवी आई थी पद्मावत में, ठीक है, तो उसमें जो मलिक काफूर को दक्षिण की क्या होगा विजय करने के लिए उनको भेजा गया था। तो मलिक काफूर ने ही, ठीक है, मदुरई जो दक्षिण में है उस पर क्या किए थे? अपनी विजय करी थी। तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति जिसे दक्षिण विजय के लिए भेजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अल्लाह की परछाई, इसका अंकन सिक्के किस सुल्तान में मिलता है? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मिलता है कि जो सुल्तान है अल्लाह की परछाई है उसका आपको अनुपालन करना पड़ेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दोस्तों 1325 से लेकर 1351 रहा, जिसमें उसकी 4 बड़ी योजनाएं फेल हो गई थी। जिसमें सबसे पहले दोस्तों दोआब में कर वृद्धि, गंगा यमुना का क्षेत्र है। फिर राजधानी परिवर्तन, ठीक है, देवगिरी से दौलताबाद ले गए थे, वो दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। फिर उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और फिर खुरासान एवं कराची अभियान। तो ये 4 बड़ी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की थी। तो दोस्तों ये क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का राजकुमार, ठीक, या विरोधाभास का मिश्रण
भी क्या कहा जाता है, उपाधियाँ दी जाती है, क्योंकि उसने क्या इतना योग्य था, शिक्षित था, उसके बाद भी इसकी योजना धरातल पर प्रकट नहीं हो पा रही, उससे क्या हो गया, इसमें बहुत दिक्कतें हुई थी, तो इसे असफलताओं का राजकुमार और विरोधाभास का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तुगलक वंश का दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो दोस्तों कला में, संगीत में, सुलेखन में, तो दर्शन या फिलोसफी में मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज्ञाता था, फिर भी दोस्तों क्या हो जाते हैं, असफल हो गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक ने अपने प्रधानमंत्री को कौन सा खिताब दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रधानमंत्री था उसको खाने जहां का खिताब दिया था। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों एक गाजी दिख रहा होगा, गाजी उपाधि देखते हैं कि गाजी की उपाधि, ठीक है, बाबर ने उपाधि धारण करी। ठीक है। तो गाजी की उपाधि क्या होती है, गैर मुस्लिमों के विरुद्ध या अन्य धर्मों के प्रति, मुस्लिम वाले गैर मुस्लिमों के विरुद्ध जो जीतने की इच्छा रखता है या उनके विरुद्ध जिहाद करता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, गाजी कहलाता है। ठीक है। या इसको गाजी को हम विजेता भी बोल सकते हैं। तो ये गाजी की उपाधि बाबर ने धारण करी थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, मनियारों का राजकुमार, ठीक, मनियर है ये दोस्तों, मनियर, ठीक, का राजकुमार किसे कहा जाता है, इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर और मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है। मोहम्मद शाह तुगलक को मनियारों का राजकुमार इसलिए कहा जाता है कि इसने क्या किया था दोस्तों, कि अपनी जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो इसमें जो सोने की जो मुद्रा थी, सोने प्लस चांदी की मुद्रा थी, इसको इन्होंने तांबा और कांसे की मुद्रा में परिवर्तित कर दिया था। ठीक, तांबा, जो सोने की मुद्रा का मूल्य रहेगा वो तांबा, ठीक है, तांबा और कांसे की मुद्रा के मूल्य के बराबर कर दिया, जितने का सोना उतने का तांबा कांसा। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे मतलब उसके शासनकाल में जगह जगह बहुत से टकसाल स्थापित होने लगी, घर में जितना तांबा, उससे लोग क्या हो गए, मुद्रा घर में ही प्रिंट करने लगे, बनाने लगे। तो इसीलिए क्या हो गया था दोस्तों, उसकी ये योजना भी फेल हो गई थी, क्योंकि घर घर में टकसालें खुल गई थी, इसलिए उसे मनियारों का राजकुमार या मनियर्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कहा जाता है। तो 73 क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण की जनसंख्या निर्धारित करने का मोरलैंड का आधार, विजयनगर के साम्राज्य के सैनिक, यूरोपियन यात्रियों का, दक्षिण का कृषि और वामन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की सैनिक संस्था, मोरलैंड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया। ठीक, भारतीय शासकों ने पुर्तगाली, तो दोस्तों पुर्तगाली आपको याद रखना है, पुर्तगाली कहाँ पे थे, गोवा में थे। ठीक है, दक्षिण भारत में आए थे ये, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य की बात भी देखते हैं, डोमिगोरन पायरेस आया था, नूनिस आया था, या निकोलस कॉन्टी आए थे। तो ये सभी कहाँ से आए थे दोस्तों, उधर यूरोप से आए थे। तो इनका सबसे पहले विरोध किसने किया, कृष्णदेव राय, पुलकेशिन, अकबर, जमोरिन जो दक्षिण के शासक थे, इन्होंने पुर्तगालियों का सबसे पहले विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल भारत के आर्थिक इतिहास पर किसने महत्वपूर्ण लिखा है। ठीक है, मुगल काल का जो आर्थिक इतिहास किस प्रकार से था, मुगल काल का, राजनीतिक इतिहास नहीं दोस्तों, आर्थिक इतिहास। तो W.H. मोरलैंड ने इस पे क्या लिखी है, अपनी किताब लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए थे दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के अपनी तैयारी को और धारदार और पैनी बनाकर अपनी सफलता को जल्द से जल्द सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।